नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों एग्जाम का सीजन आ चुका है और ऐसे में करंट अफेयर की जिम्मेदारी हमारी है हर बार की तरह। इस बार इस वीडियो में आप लोगों की हाई डिमांड पर 6 महीने का निचोड़ लेकर के मैं आया हूं। बहुत ही क्विकली, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी और क्विज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद आपको क्विज भी सॉल्व कर लेना है, जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन पक्के हो जाएं और आप लोग एग्जाम टाइम पर रिवीजन करने के लिए पीडीएफ भी पा जाओगे बिल्कुल फ्री में, तो आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है, वहीं पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप वीडियो कोर्स लेना चाहो, पीडीएफ लेना चाहो, ई बुक लेना चाहो या क्विज सॉल्व करना चाहो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाया करेगा। चलिए दोस्तों, आप बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट मानो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। देखिए, अगर आप लोग शेयर करते रहोगे तो ऐसे ही आप लोग की डिमांड पर मैं वीडियो सीरीज लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर भारत के सबसे ऊँचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में लेह कहाँ की राजधानी है? लद्दाख की राजधानी लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही क्यों? क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जी तो आपने सुना होगा, ये तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए, ये स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय का भी इनको मंत्रालय मिला हुआ है, ठीक है, पृथ्वी और मौसम विज्ञान मंत्रालय का। तो इसका भी कार्यभार ये देख रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो दिया जाता है वो इस बार दिया गया किसे? पंडित सतीश व्यास को। किसे? पंडित सतीश व्यास जी को। ये शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है। तो इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। अगला, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ वो बना दिए गए हैं सुनीत शर्मा जी। विनोद कुमार यादव जी इससे पहले थे और उनसे भी पहले अश्वनी लोहानी जी थे, ठीक है। विनोद कुमार यादव जी को दोस्तों इनको इंजीनियर्स पुरस्कार मिला था, ठीक है, इंजीनियर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सुनीत शर्मा फिलहाल अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, भारतीय रेलवे के। चलिए अगला, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला? तो दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला हुआ है, ठीक है। इसने अपने ये राष्ट्रगान के एक वाक्य में एक शब्द को चेंज कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों सोमा मंडल। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बन गई हैं। क्लियर? अच्छा दोस्तों, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर है? इस पर मैंने आपको वीडियो दी है, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं क्विकली रिवीजन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्विकली रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। आप सबको पता है दोस्तों, डेली करंट अफेयर में मैं पूरा क्वेश्चन खोल देता हूँ आपके सामने, तो हर एक डिटेल उसमें जानते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर में। और उसके बाद मंथली करंट अफेयर में भी मैं आपको काफ़ी सारे पॉइंट बताता हूँ, काफ़ी डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर क्विकली, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन कराया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर जो जरूरी होगा वही बातें बताई जाएंगी, ठीक है। जल्दी चलते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, CISF के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना जी। कौन? सुधीर कुमार सक्सेना जी। देखिए, इससे पहले सुबोध कुमार जायसवाल जी थे, लेकिन इनको CBI का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है सुबोध कुमार जायसवाल जी को। इस वजह से अभी फिलहाल के लिए सुधीर कुमार सक्सेना जी को दोस्तों अतिरिक्त प्रभार मिला है। ध्यान रखिएगा, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, ठीक है, CISF के DG के पद का। ये अभी क्या काम करते हैं? ये दोस्तों CISF में ही हैं, लेकिन अभी ये स्पेशल डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली और केरल की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी? तो भारत की पहली और केरल की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं दोस्तों रेशमा मरियम राय। कौन? रेशमा मरियम राय। ये केरल की युवा पंचायत अध्यक्ष हैं और सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं भारत की। अगला, भारत कितने वर्षों के लिए 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना?
तो दोस्तों भारत हो या कोई भी देश हो जो अस्थायी होता है, बनता है अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, वो 2-2 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है, तो ये 2 वर्षों के लिए भारत भी बना है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है यानी यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें केवल 5 देश हैं ऐसे जो अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर हैं। बाकी के इसमें 10 सदस्य जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। अब ये जो 10 सदस्य होते हैं, इनमें से दोस्तों हर एक की नियुक्ति प्रत्येक दूसरे वर्ष होती है, 2 वर्षों के कार्यकाल पर। अब जैसे भारत इस बार नियुक्त किया गया है ना, तो 1 साल छोड़कर अगली साल जो होगा वो रिटायर हो जाएगा, यानी दूसरे साल। फिर और 5-5 सदस्यों की नियुक्ति हर साल होती है। तो इस बार भारत के साथ जब 4 और कंट्रीज का जो हुआ है कार्यकाल नियुक्त, वो अगले दूसरे वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, यानी 1 साल छोड़ करके। फिर अगली साल अगले 5 को जो चुना जाएगा वो उसके 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो 10 सदस्य होते हैं नॉन परमानेंट जो होते हैं, ये प्रत्येक 2-2 वर्ष पर 5-5 इनकी नियुक्ति होती है और 5-5 रिटायर होते हैं, अध्यक्ष बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, और जो 5 हैं वो 5 वीटो पावर प्राप्त हैं कंट्री हैं, और वो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? यूएस है, यूके है, रसिया है, चाइना है और फ्रांस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस किस देश ने शुरू की? तो भारत ने शुरू की है दोस्तों दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस। कोरोना टाइम पर ये शुरू किया गया था और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी हुआ। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, देखिए दोस्तों ये बनाया तो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, लेकिन इसको लेकर के कई सारे आप लोग आर्टिकल पढ़ोगे, कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता बना रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो बन रहा है, फिलहाल आपको यही जान करके चलना होगा। अगला, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वो बन गई दोस्तों क्लेयर पोलोसाक। कौन? क्लेयर पोलोसाक। ये पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली, अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला, भारतीय सेना में मानव अधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बनाए गए? इंडियन आर्मी में दोस्तों अब मानव अधिकार सेल का गठन किया गया है और इसके पहले प्रमुख कौन बनाए गए हैं? मेजर जनरल गौतम चौहान। कौन? मेजर जनरल गौतम चौहान जी। चलिए अगला, अच्छा भारतीय सेना आया, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए भारत की 3 सेनाएं होती हैं। ठीक है, थल सेना, जल सेना और नौसेना, और इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए एक बनाया गया है सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि कौन है? विपिन रावत जी हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत जी। अब ये तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इनको नियुक्त किया गया है, तो सीडीएस का पद आपको याद रखना है। चलिए अगला, देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला बौद्ध थीम पार्क दोस्तों स्थापित किया जाएगा सांची मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप भी दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ठीक है, फिलहाल बोध गया में अगर बात करें तो बोध गया में इनको बुद्ध जी को नॉलेज प्राप्त हुई, या कहें कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है, सारनाथ में उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा गया है, लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। तो नेपाल में इनका महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। क्लियर? महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ इनको, यानी कि कहें कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो दोस्तों वो हुई कुशीनारा में। ठीक है, कुशीनगर जो आप जानते हैं आप। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? दोस्तों इस बार भी विश्व का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का। किसका है? जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अच्छा, भारत की रैंक कहाँ पर है? तो भारत है दोस्तों 85वें रैंक पर, 85वें स्थान पर भारत का पासपोर्ट है। ठीक है, अगला, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज हुई है? तो दोस्तों अब अभी हाल ही में ये खोज हुई है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में खोजा गया है भारत का पहला लिथियम भंडारण। लिथियम क्या होता है? एल से डिनोट करते हैं इसे। ये दोस्तों बैटरियों में यूज होता है, जो बैटरियाँ होती हैं, जो चार्जेबल बैटरियाँ होती हैं, यानी रीयूजेबल बैटरियाँ होती हैं, उनमें इसका यूज होता है। तो आगे आने वाले समय में दोस्तों ई रिक्शा, ई साइकिल, ई कार, ई बाइक, इन सबको प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। तो ऐसे में कर्नाटक में ये खोजा जाना बहुत बड़ी बात है। अगला, हाल ही में किस भौतिक वैज्ञानिक को फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रोहिणी गोडबुले को दोस्तों फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। ये भारतीय भौतिक वैज्ञानिक हैं। अगला,
द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इस पुस्तक को रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। बहुत ही फेमस राइटर हैं रामचंद्र गुहा। इन्होंने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की पुस्तक लिखी है। अगला, WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 148वें सत्र की बात हो रही है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, यानी कि 2021 में जो सत्र की बैठक हुई उसकी बात हो रही है। तो उसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी बने थे। ठीक है, ये भारत के हैं, भारत के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। अब देखिए 148वें के बाद अब 149वां सत्र आएगा। ठीक है, वो आयोजित होगा अगले वर्ष। ये प्रत्येक वर्ष WHO जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करता है। तो इस बार के लिए अध्यक्षता की थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 1 वर्ष के लिए। इनका अब कार्यकाल हो गया है पूरा। अब इन्होंने अध्यक्षता कर ली है। अब अगला वाला जो अध्यक्षता होगा वो अगली साल होगा। लेकिन इसके बीच में जो 1 साल का ये गैप है, इसमें दोस्तों इसकी अध्यक्षता, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक अमोद को। वो 149वें सत्र के अध्यक्ष हैं WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। WHO आया है, क्विकली रिवीजन करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ, इसकी स्थापना इसकी हुई 7 अप्रैल को। इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। टेड्रोस एधनोम जी इसके वर्तमान में हैं कौन? जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने दोस्तों ड्रैगन फल का नाम बदलकर के कमलम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? कमलम। ठीक है, ये कमल की तरह दिखता है, इस वजह से इसका नाम बदला गया है। अगला, हाल ही में कहाँ के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला? गुच्छी मशरूम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का ये मशरूम होता है, काफ़ी फेमस होता है और इसको GI टैग मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब देखिए जम्मू कश्मीर के दोस्तों और किस प्रोडक्ट को मिला है GI टैग? केसर को। जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग मिल चुका है। अच्छा, ये GI टैग होता क्या है? GI मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जब किसी प्रोडक्ट की वजह से उसको प्रमोट करना होता है या उस एरिया की पहचान बढ़ जाती है, उसको और ज़्यादा ग्लोबलाइज करना होता है, तो उसको GI टैग दे दिया जाता है। भारत में सबसे पहला GI टैग किसे मिला था? ये दार्जिलिंग की चाय को मिला था। कब मिला था? 2004 में मिला था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों भावना कांत। कौन? भावना कांत बन गई हैं गणतंत्र दिवस की परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। अगला, भारतीय रेलवे ने किस नाम से विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने इस बार वासुकी नाम से चलाया है विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी। ठीक है, एक्चुअली में दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कई मालगाड़ियों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये इसी वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इससे पहले एनाकोंडा, नागपास, ये सभी भारतीय रेलवे की ही थी मालगाड़ियाँ, ये सबसे लंबी लंबी थी। लेकिन इस बार जो है वासुकी जो है इसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्लियर? चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? उद्यम सारथी ऐप, इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट यूपी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिससे वो प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की प्रिपरेशन कर सकें। अगला, हाल ही में किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र से अभी हाल ही में कर्नल संतोष बाबू जी को सम्मानित किया गया है। आपको पता हो दोस्तों, गलवान घाटी में जो अटैक हुआ था उस टाइम पर ये शहीद हो गए थे कर्नल संतोष बाबू, तो इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो कि ये भारत में वीरता के लिए दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, पहला होता है परमवीर चक्र। अगला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो जितना भी इंडेक्स और रैंकिंग आया है इस पर मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें दोस्तों भारत को रैंक मिली है 86वीं, भारत 86वें स्थान पर। अभी मैंने 85वें स्थान पर आपको बताया पासपोर्ट के इंडेक्स में। ठीक है, सबसे पावरफुल पासपोर्ट के इंडेक्स में। अब 86वीं रैंक आप लोग याद रखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, ये आजकल पूछे जाते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स अभी मैंने आपको बताया हेनले पासपोर्ट के द्वारा जारी की गई, ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के द्वारा जारी की गई। ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा और इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, IEA के द्वारा बहुत सारी एजेंसियां हैं जो अपनी अपनी रैंकिंग जारी करती हैं। सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगला, किस देश की सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर देश की कमान संभाल ली? तो दोस्तों म्यांमार में हुआ है सैन्य तख्तापलट। देखिए, जब कोई सेना अपने वहाँ के
जो राष्ट्रपति होते हैं या वहाँ की जो सरकार होती है उसको कब्जा में ले लेती है और अपने ऊपर वहाँ पर खुद शासन करने लगती है, तो उसे सैन्य तख्तापलट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैन्य तख्तापलट, यानी सेना ने तख्तापलट कर दिया है। तो वहाँ की सेना ने तख्तापलट कर दिया है। राष्ट्रपति कौन थे? वहाँ पर राष्ट्रपति यू मिंट थे, ठीक है। और वहाँ की जो म्यांमार की जो चांसलर हैं या कहें कि जो वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष थी वो थी आंग सान सू की, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोनों को इन्होंने हिरासत में ले लिया वहाँ के सेना प्रमुख ने, ठीक है, और सत्ता संभाल ली। आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बनाए गए? आयुष्मान भारत योजना के नए CEO दोस्तों बना दिए गए हैं RS शर्मा। कौन? RS शर्मा जी। आयुष्मान भारत योजना को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? PMJAY योजना के नाम से, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल योजना है, मेडिकल योजना है। अब देखिए इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो इसके जो कार्ड पाए हुए होते हैं, इसका स्मार्ट कार्ड पाए हुए होते हैं, जिनका कार्ड बना हुआ होता है, वो लाभार्थियों को साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, EIU द्वारा, देखिए EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें दोस्तों भारत है किस स्थान पर? भारत है 53वें स्थान पर। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन रैंकिंग आती है तो इसमें 53वें स्थान पर आता है सबसे अच्छे लोकतंत्र के मामले में। कौन है सबसे अच्छा लोकतंत्र? नॉर्वे का। कौन है? नॉर्वे है टॉप पर। जारी किसने किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जारीकर्ता आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट कौन जारी किया। तो आपसे 2 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन सूचकांक से बहुत बन रहे हैं, एक तो जारी कौन किया है और दूसरा ये बन रहा है कि ये इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। अगला देखते हैं, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदल करके किस भारत रत्न विजेता के नाम पर कि इसका नाम रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर। तो अब होगा पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम। ओके, अगला, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता? वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, तो ये अवार्ड जीता है दोस्तों बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ऊपर के ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से एयरपोर्ट कहाँ पर है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद में है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बाबतपुर वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी ने 2021 से 2023 तक के लिए किस कंपनी को अपना ग्लोबल पार्टनर घोषित किया? देखिए यहाँ पर ग्लोबल पार्टनर की बात हो रही है, तो आईसीसी ने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है बायजूस को। किसे? बायजूस को। ध्यान रखिएगा, आईसीसी 2021 से 2023 तक ग्लोबल पार्टनर बनाया है बायजूस को और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है भारत पे को। किसे? भारत पे को बनाया है स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो स्ट्रेटेजिक अगर पार्टनर पूछा जाए तब आप भारत पे बताएंगे, ग्लोबल पार्टनर पूछा जाए तब आप बायजूस बताएंगे, ठीक है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में अगर बात करें तो आईसीसी की स्थापना दोस्तों हुई थी कब? 1909 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसने अभी हाल ही में आईसीसी T20 का जो वर्ल्ड कप होना था भारत में, ठीक है, तो उसके लिए अनाउंसमेंट किया था कि भारत में होना है, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि भारत में हम करा नहीं सकते, हम कराएंगे यूएई में। कहाँ पर कराएंगे? यूएई में। तो भारत ही मेजबानी करेगा, लेकिन ये वेन्यू जो होगा वो यूएई को चुना गया है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि आयोजित कौन करा रहा है तो बीसीसीआई ही उसको मतलब कि उसका मेजबानी कर रहा है इस बार आईसीसी के इस टूर्नामेंट का, T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन वेन्यू कहाँ पर है? यूएई में खेला जाना है। अगला, मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम देश कौन बना? वो बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये पहला मुस्लिम कंट्री बन गया है मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला। इसने अभी हाल ही में अपना होप मिशन लॉन्च किया था, होप मिशन, ठीक है, होप मिशन के थ्रू गया। अच्छा दोस्तों, पिछले दिनों में 3 मंगल मिशन हुए और इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से आप लोग जान लीजिए। एक तो मंगल ग्रह की कक्षा में ये होप मिशन पहुंचा, कक्षा मतलब ऑर्बिट होता है जो, ठीक है, मंगल ग्रह की ऑर्बिट में। एक तो क्या हुआ कि नासा ने परसेवरेंस नाम का रोवर ही उतार दिया अपना, परसेवरेंस मिशन किया और वहां पर इंज्यूनिटी नाम का हेलीकॉप्टर भी उड़ा दिया।
इंज्यूनिटी नाम का हेलीकॉप्टर, ठीक है, मंगल ग्रह पर। अब देखिए ये तो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं सऊदी अरब वाले भाई साहब, लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है अपना रोवर उतार दिया। चाइना भी कम नहीं था, चाइना ने क्या किया, चाइना ने दोस्तों तियानवेन फर्स्ट मिशन लॉन्च किया, तियानवेन फर्स्ट मिशन लॉन्च किया और उसके तहत भी इसने अपना रोवर उतारा, ठीक है। और इसके रोवर का नाम था जोरोंग। क्या नाम था? जोरोंग। ऐसे ही तो नाम रखता है चाइना, जोरोंग में इसका रोवर था, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चीन ने किस मंगलयान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? लीजिए आ गया है क्वेश्चन, तियानवेन फर्स्ट। इसकी मंगलयान का नाम है। जोरोंग जो है इसके किसका नाम है? जोरोंग जो है इसके रोवर का नाम है जिसको इसने उतारा है वहां पर। होप मिशन ये यूएई का मिशन है। भारत ने भी क्या किया है मंगल मिशन? बिल्कुल किया है। कब किया था? 2013 में लॉन्च किया था, 2014 में पहुंचा था भारत का मंगलयान। 400 करोड़ में भारत ने इसे लॉन्च कर दिया था, ठीक है। चलिए फिलहाल अगला देखते हैं। असम सरकार ने किस खिलाड़ी को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है हिमा दास को। हिमा दास स्प्रिंटर हैं, आप सबको पता है इस खिलाड़ी का नाम। असम की ये रहने वाली भी हैं, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। तो इनको असम सरकार ने डीएसपी बना दिया है अपने राज्य में। अगला, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, तो अभी हाल ही में डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को, किसे? डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह जी को नवाजा गया दोस्तों ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के पुरस्कार से। अगला, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एक ही खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस में सुपरस्टार, मनिका बत्रा। कौन है? मनिका बत्रा। इन्होंने जीता है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में खिताब, ठीक है। और दूसरी बार इनका खिताब है ये, इससे पहले भी एक बार जीत चुकी हैं। चलिए अगला, विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपरलेस बजट यानी कि पेपर उसमें यूज ही नहीं किए गए, ऑनलाइन तरीके से ये लॉन्च किया गया बजट। तो इसको कौन लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश बन गया है विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य। अगर आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछें कि कौन सा राज्य बना जो अपने कैबिनेट का पूरा प्रोसेस ही वो ऑनलाइन कर दिया या पेपरलेस कर दिया, तो वो बन गया था दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट वाला पहला राज्य, ई कैबिनेट वाला पहला राज्य। क्लियर? अगला, हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? तो किसने जीता है? अक्षय कुमार ने जीता है लक्ष्मी मूवी के लिए, ठीक है। लक्ष्मी फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत को दोस्तों इनको क्रिटिक्स का बेस्ट अवार्ड मिला है। और के मेनन जी को इनको भी मिला है, इनको क्या मिला है? मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला है? दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। अच्छा, ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार जो होता है ये पुरस्कारों की एक सीरीज होती है, इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर सबको मिलता है, ठीक है, कई कैटेगरी में मिलते हैं। लेकिन एक होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो दोस्तों दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है, किसी एक या दो पर्सन को दिया जाता है और वो होता है भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड। दादा साहब फाल्के दोस्तों इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के ये जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। अगला, देश की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? तो इनका नाम रखा जाएगा बिरसा मुंडा जी के नाम पर, ठीक है। देश की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाई जाएगी? ये बनाई जा रही है कहाँ पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा ही तो दोस्तों इस बार फिर से मेजबानी करने जा रहा है हॉकी विश्व कप का। 2018 में तो किया ही था हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी, 2023 में जो होगा हॉकी विश्व कप की मेजबानी उसकी भी मेजबानी कौन करेगा? उड़ीसा। चलिए अगला, हाल ही में इसरो ने कहाँ से अमजोनिया फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया? अमजोनिया फर्स्ट उपग्रह इसने कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। चलिए अब इसरो आया है, इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त के दिन 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, इसरो की। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 के ओलंपिक में किस खेल को हटाने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2024 के ओलंपिक में यानी कि पेरिस ओलंपिक में इसने भारोत्तोलन को हटाने की घोषणा की है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे न्यूज़ में अक्सर कि मैक्सिमम भारोत्तोलन वाले जो खिलाड़ी हैं यही डोपिंग टेस्ट में फेल पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है डोपिंग टेस्ट करना ऐसे खिलाड़ियों की, ठीक है। और इस वजह से ये खेल 2024 के लिए फिलहाल हटाने की इसको बात की जा रही है ओलंपिक में।
भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ बनाई जाएगी? अंडर सी टनल यानी समुद्र के अंदर सुरंग, ये कहाँ पर बनाई जाएगी? मुंबई में बनाई जाएगी, भारत की पहली होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जा रही है, तो ये कोलकाता में चलाई जा रही है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला, 18 करोड़ रुपए प्रति खुराक वाली दुनिया की सबसे महंगी दवा कौन बनी? ये बन गई है जोलगेंसमा। जोलगेंसमा ये जो दोस्तों तंत्रिका तंत्र को में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एक डोज बनाई गई है, एक छोटे बच्चों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। अगर उसको जैसे होता नहीं लकवा मार जाना, अगर कोई बच्चे को लकवा मार गया है तो 18 करोड़ रुपए की ये एक डोज लेगा तो बचपन में ही तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज तक ये बीमारी लाइलाज रही है। ठीक है, किसी का अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर पूरा तंत्रिका तंत्र ही खराब हो जाता है कि बॉडी का लगभग पूरा हिस्सा काम करना ही बंद कर देता है, लेकिन अब ये दवा बन गई है। फिलहाल ये ब्रिटेन ने बनाया है। अगला, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य का एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया? तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया दोस्तों मीनाक्षी वर्मा को। किसे? मीनाक्षी वर्मा को। अब ध्यान से सुनिए, एक और क्वेश्चन यहीं से लिंक कराता हूँ। मीनाक्षी वर्मा को एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया। सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड में दोस्तों एक दिन के लिए बनाया गया था सीएम यानी मुख्यमंत्री बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। ठीक है, मीनाक्षी वर्मा को कब बनाया गया? महिला दिवस के अवसर पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कहां पर विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला आयोजित किया गया? विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला, तो ये हिमाचल प्रदेश का बहुत ही प्रमुख मेला होता है, वहीं पर आयोजित होता है, वहीं पर आयोजित किया गया है। अगला देखते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण कौन बना? तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण रिजर्व कौन बन गया है? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत, मैं बोल दे रहा हूँ, भारत और रसिया के बीच में ये चौथे पांचवें की जंग लड़ी रहती है। ठीक है, दोनों ही चौथे पांचवें पर हुआ करते हैं। अभी एक और डाटा आया था, लेटेस्ट डाटा, जब भारत 605 बिलियन डॉलर का ये रिजर्व अपने आप में इकट्ठा कर लिया था, इसकी सूचना मिली थी, और 605.65 के आसपास इतना बिलियन डॉलर रसिया के पास है। अब आप सोचो, इतना कम गैपिंग है, भारत बहुत ही जल्द इसको क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं भारत ही चौथे स्थान पर है। ठीक है, रसिया 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है? तो चाइना है, चाइना के पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला देखते हैं, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियारों के आयात में कितने कमी आई है? तो भारत के हथियारों के आयात में यानी इम्पोर्टेशन में 25% की कमी आई है, इसे सिप्री ने बताया है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यही जारी करती है, यही बताती है कि कौन से देश कितना हथियार ले रहे हैं, कौन से देश कितना हथियार बेच रहे हैं, कितना उसमें सैन्य चीज़ों पर खर्च किया जा रहा है। तो सेना के बारे में खर्च करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत है सेना पर खर्च करने के मामले में 3रे स्थान पर, और सेना से के बारे में हथियार खरीदने के मामले में भारत कौन सा है? 2रे स्थान पर। ठीक है, भारत के हथियारों के आयात में कितनी % कमी आई है? 25%। तीनों का तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अच्छा, सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? सऊदी अरब। सऊदी अरब खुद नहीं बनाता है, बहुत चालू है, ये खरीद लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? खुशहाल देश, देखिए खुशहाल देश बहुत ही आसान, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, फिनलैंड। फिनलैंड यहाँ आई होता है ना, फिन को आप लोग कर दीजिए फन। ठीक है, फनलैंड यानी फन, तो फन पे हो जाएगा ये टॉप पर। ठीक है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। अच्छा, भारत किस स्थान पर है? भारत है दोस्तों 139वें स्थान पर, 139वें स्थान पर आउट ऑफ 149। सोचिए कितने दुखी रहते हैं भारत के लोग। अगला, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान, तो देखिए दोस्तों 2020 के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को दिया जाएगा। अब देखिए प्रोफेसर शरद पगारे जी को दोस्तों 2020 के लिए दिया गया है। ठीक है, 2019 वाला भी साथ ही में दिया गया। कैसे दिया गया? नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा, नाम याद रखना आप लोग, नासिरा शर्मा को दोस्तों 2019 के लिए मिला है व्यास सम्मान। दोनों को एक साथ दिया गया, याद रखना आपको। और हाँ दोस्तों, जनवरी से जून 2021 तक के लिए करंट अफेयर आपके लिए ई बुक लाया गया है, जिसमें पिछले 6 महीनों का संपूर्ण कवरेज है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हर एक चैप्टर को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करके बताया गया है, चैप्टर बाई चैप्टर, यानी कि पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी आसानी। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, एग्जाम टाइम के लिए कुछ ऐसा मटेरियल अपने पास रखना चाहते हो जिससे क्विकली रिवीजन आपका हो सके और एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका ना मिस हो गारंटी के साथ, तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे परचेज किया हुआ है।
आपको अभी MZT10 कोड यूज करना है, 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेगी कहाँ पर ई बुक? ये ई बुक मिलेगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहीं पर आपको ये मिल जाएगी ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जिन स्टूडेंट के पास मान लीजिए वो iOS यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं, वो उनके पास एप्लीकेशन नहीं है, वो लोग वेबसाइट का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी पेमेंट करके भी आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में रखते हैं फिलहाल 50 क्वेश्चन ही, अगले पार्ट में 50 और क्वेश्चन की बात होगी। इस प्रकार से ये सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे 200 क्वेश्चन की। 200 क्वेश्चन का ये सीरीज होगा दोस्तों, 4 वीडियोज आएंगी, ज्यादा लंबी सीरीज नहीं जाएगी, बस सिर्फ आपको 4 वीडियोज देखनी है और आपका ये 6 महीना बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आएगा, जितना अच्छा रिस्पांस आएगा उतनी ही जल्दी मैं अगला पार्ट लेकर के आऊंगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को बहुत ही जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हो तो, और हाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, वरना वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। इसकी PDF और क्विज आपको भेज दी जाएगी एप्लीकेशन पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकोगे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।